मुझे ये एहसास बहुत बाद में हुआ कि टूटी हुई बॉडी असली दहशत नहीं होती। असली बुरा सपना तो बिखरी हुई आत्मा होती है, क्योंकि एक भयानक कार एक्सीडेंट ने तुमसे फिर कभी चल पाने की ताकत ही छीन ली थी। मेरे हर एक दोस्त ने मुझसे बिना एक पल सोचे उसे छोड़ देने की गुहार लगाई। वो कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा, अपनी जिंदगी मत बर्बाद करो। यहाँ तक कि मेरे माता पिता भी मुझसे गिड़गिड़ाए और मुझसे मेरे अपने भविष्य के बारे में सोचने की मांग करने लगे। तुम एक पल के लिए उसकी देखभाल कर सकते हो, लेकिन क्या तुम सच में जिंदगी भर ये सब झेल पाओगे? क्योंकि एक टूटे हुए इंसान के साथ कोई भविष्य नहीं है। फिर भी मैंने सबकी चेतावनियों को दरकिनार कर दिया और उसकी देखभाल करने के लिए उसके साथ चिपक गया। मेरी गर्लफ्रेंड उन दिनों एक फाइटर थी जो रोजाना अपनी आपको थकाऊ रिहैब से गुजरती थी, और तभी रहती थी जब वो पसीने से पूरी तरह लथपथ और पूरी तरह से बेहाल हो जाती थी। स्वान वान की जिंदा रहने की उस अटूट इच्छा शक्ति ने मुझे इंसानी हौसले की वो सांसें रोक देने वाली चमक दिखाई, और मैं खुद को उसके प्यार में और गहराई तक डूबता हुआ पाने लगा। लेकिन वो चमक बस एक पल की चिंगारी साबित हुई। नर्वेज डेड हो चुकी थी। उसके कभी खड़े होने की संभावना लगभग शून्य थी। जैसे जैसे वक्त बेरहमी से आगे बढ़ता गया, स्वान वान की हालत और बिगड़ती ही चली गई। डॉक्टरों ने आखिरी झटका दे दिया, उसके फिर से चलने की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। तो मैंने अपना करियर छोड़ दिया ताकि अपने वजूद का कतरा कतरा स्वान वान के लिए समर्पित कर सकूं और ठीक होने के किसी मामूली से चमत्कार की दुआ मांगता रहूं। शायद ठीक होने की उम्मीद बहुत ही धुंधली थी, या फिर मेरी ये भक्ति उसके लिए बहुत ही घुटन भरी थी। स्वान वान सुस्ती और निराशा के दलदल में धंसने लगी। उसका मिजाज दिनों दिन तेजी से बिगड़ने और विस्फोटक होता जा रहा था। यहाँ तक कि किसी सैंडविच के ठीक से न कटे होने जैसी मामूली बात पर भी वो बुरी तरह भड़क जाती थी और एक बेकाबू गुस्से में आग बबूला हो जाती थी। आज जैसे ही मैं आखिरकार आराम करने के लिए लेटा, थोड़ी ही देर में बगल वाले कमरे से कांच टूटने की कान फोड़ू आवाज गूंजी। बाहर निकलो, सबके सब निकलो, किसी काम के नहीं हो तुम। मैं सीधा खड़ा हुआ और बेडरूम की तरफ भागा तो देखा स्वान बुरी तरह गुस्से से कांप रही थी। उसकी दवा वाला कप टूटकर नुकीले टुकड़ों में बिखर चुका था। मैं दरवाजे पर जड़वत खड़ा था, अपने हाथ में सावधानी से बनाई गई दवा का एक ताजा कटोरा पकड़े हुए। ये वो मंजर था जिसे मैं हजारों बार झेल चुका था। मैं धीरे धीरे स्वान वान के पास गया और बिस्तर पर लेटी उस लड़की को देखने लगा जो कभी इतनी खिलखिलाती हुई थी और अब बुरी तरह बिखरी और पहचान में न आने लायक थी। उसका चेहरा एक भयानक जानलेवा हरकत में ऐंठ चुका था जब स्वान वान ने बिस्तर की चादर को मौत की तरह जकड़ लिया। उसकी उंगलियां सफेद पड़ गईं और जोर लगाने से नसें बाहर को उभर आईं। मैंने उसकी टांगों को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, जो वहां बिस्तर पर बिल्कुल बेजान पड़ी हुई थी, जैसे सड़ती हुई लकड़ी के दो फेंके हुए टुकड़े हों। यही वो भयानक निशानियां थीं जो 4 साल पहले के एक्सीडेंट ने छोड़ी थी। वान, पहले अपनी दवा पी लो प्लीज, सब ठीक हो जाएगा। मैंने जबरदस्ती एक नरम मुस्कान के साथ देखभाल के ये शब्द कहे। इस दवा का अब कोई फायदा ही क्या है? डॉक्टर पहले ही साफ कह चुके हैं, नर्वेज डेड हैं, अब कोई एहसास ही नहीं बचा है। स्वान वान ने झटके से अपना सिर उठाकर मुझे घूरा। वो आंखें जो कभी तारों की रोशनी की तरह चमकती थीं, अब निराशा के खोखले अंधे गड्ढों से ज्यादा कुछ नहीं थी। उसने मुझे ऐसे घूरा जैसे कोई दबी हुई खतरनाक बाती आखिरकार जल गई हो। संत महात्मा बनना बंद करो क्या? तुम अंदर ही अंदर मेरा मजाक उड़ा रहे हो? क्या तुम्हें मुझे एक बेकार के बोझ के रूप में देखना अच्छा लगता है जो बिस्तर गीला कर देता है? मैंने कभी भी तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाया। डॉक्टर ने कहा था कि अभी भी थोड़ी सी उम्मीद है। जब तक हम मसाज और थेरेपी जारी रखेंगे एक चांस तो है। चुप करो झूठे, सबके सब इतने गंदे झूठे क्यों हो तुम लोग? स्वान वान अचानक भड़क गई और मुझ पर किसी जंगली जानवर की तरह झपट पड़ी, क्योंकि उसके शरीर का निचला हिस्सा पूरी तरह से पैरालाइज था। उसके ऊपरी धड़ की हरकतें बेहद खतरनाक और पूरी तरह से बेकाबू थी। जब उसने मेरा कॉलर पकड़ा और मुझे झटके से अपनी तरफ खींच लिया, उसने अपने दांत निकाले और उन्हें मेरी कलाई में गहराई तक गड़ा दिया। मेरे हाथ की नसों से दर्द की चिंगारी तुरंत भड़क उठी और पलक झपकते मेरे पूरे शरीर में चीख पुकार मच गई। मैं साफ तौर पर महसूस कर सकता था कि उसके दांत मेरी त्वचा की परतों को चीर रहे हैं। 1 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड बीत गए, जब तक कि जोर लगाते लगाते स्वान का जबड़ा दर्द करने लगा। लेकिन मैंने अपना हाथ नहीं हटाया। स्वान मेरे हाथ पर बने उस बुरी तरह कटे फटे खूनी निशान को घूर रही थी, दांतों के 2 टेढ़े मेढ़े निशान जिनमें से ताजा खून रिस रहा था। वो सदमे में जड़ हो गई। उसकी पागलपन भरी आंखों में पल भर की उलझन की झलक दिखी, और फिर उसके बाद और भी गहरा आत्मा को कुचल देने वाला टूटन आ गया। तुमने मुझे दूर क्यों नहीं धकेल दिया? क्या इसलिए कि तुम सोचते हो मैं बस एक रहम का पात्र हूँ? स्वान वान ने आखिरकार अपनी पकड़ ढीली की और उसका पूरा शरीर ढीला पड़कर तकिए पर गिर गया। मैं खत्म हो गई हूँ। मैं अपनी टांगों को अब महसूस नहीं कर सकती। मैं फिर कभी डांस नहीं कर पाऊंगी। मेरी पूरी जिंदगी बिल्कुल बर्बाद हो गई है। तुम जैसे वफादार कुत्ते को छोड़कर मुझे कोई नहीं चाहता। मैंने अपना बुरी तरह जख्मी हाथ पीछे खींच लिया और स्वान वान की इस दर्दनाक हालत को देखकर गहरी सांस छोड़ी। बरसों की पुरानी और बेरहम पीड़ा ने स्वान वान की मानसिक सुरक्षा को पूरी तरह से ढा दिया था और उसे यातना देते हुए उसकी पहले वाली शख्सियत का महज एक साया बना दिया था। मैंने स्वान से आंखें मिलाई। मेरी नजर में नाराजगी या शिकायत की कोई भी चिंगारी नहीं थी। नहीं वान, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम कभी अकेली नहीं रहोगी। तो तुम भी सोचते हो कि मैं बस तुमसे चिपकी रहने को ही लिखी हूँ? ये चिपकना नहीं है, ये जरूरत है। अब मुझसे कसम खाओ, अगर मेरी टांगें ठीक हो सकती हैं, अगर मैं सच में अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हूँ, तो हम तुरंत शादी करेंगे। मैंने ये भी वादा किया था कि जैसे उसकी टांगें ठीक होंगी हम सीधे शादी के मंडप की तरफ जाएंगे। क्या तुम्हारी हिम्मत है कसम खाने की? ठीक है, मैं कसम खाता हूँ। जैसे तुम चलने लगोगी हम शादी कर लेंगे। स्वान वान अपने ठीक होने को लेकर इस हद तक पागलों की तरह आसक्त हो चुकी थी कि ऐसी बेतुकी और हवाई मांगे करने लगी थी। ये किसी वादे से ज्यादा एक पागलपन भरी प्रार्थना जैसा लग रहा था। स्वान को मनाने में घंटों लगाने के बाद वो आखिरकार थककर गहरी नींद में सो गई। मैं हॉलवे की सुनसान खामोशी में पीछे हट गया, अपना वजन ठंडी और बेरहम दीवार पर डाल दिया और मेरा शरीर धीरे धीरे फर्श की तरफ ढलकने लगा। मैंने अपना बायां हाथ उठाया और दांतों के उस टेढ़े मेढ़े निशान को देखा जिसमें से अभी भी खून टपक रहा था। घाव में तेज और चुभने वाला दर्द हो रहा था, एक ऐसी पीड़ा जो सीधे मेरे दिल के पार जा रही थी। तभी अचानक मेरी जेब में रखा फोन जोर जोर से वाइब्रेट करने लगा। मैंने उसे निकालकर नोटिफिकेशन चेक की तो स्क्रीन पर 2 अनदेखे मैसेज चमक रहे थे। एक बैंक का रुखा बैलेंस अलर्ट था, खाते में सिर्फ 3000 युआन बचे थे। ये मेरा पूरे महीने का गुजारा करने का पूरा बजट था। दूसरा मेरी माँ का एक छोटा सा मैसेज था, अगर बहुत मुश्किल हो रहा है तो बस घर वापस आ जा, तेरे पिता और मैं भी तेरी देखभाल कर सकते हैं। मैंने फोन की चमकती स्क्रीन को बेसुध होकर देखा और मेरा अंगूठा रिप्लाई करने के बटन पर एक अनंत काल तक मंडराता रहा, इससे पहले कि मैं आखिरकार स्क्रीन को बंद हो जाने देता। मैं अपना सब कुछ इस एक ही कोशिश पर दांव पर लगा रहा हूँ। अगर मैं उसे अपनी रूह के तार तार से प्यार नहीं करता होता तो कोई भी समझदार इंसान इन भयानक सालों को कभी बर्दाश्त नहीं कर पाता। एक नौकर से बमुश्किल बेहतर जिंदगी जी रहा था। अपने हाथ पर काटे के कच्चे निशान को घूरते हुए मैं स्वान वान के उस वादे की याद से चिपका रहा। यही वो एकलौती चीज थी जो मेरे हौसले को टूटने से बचाए हुई थी। लेकिन उस वक्त मुझे एहसास नहीं हुआ था कि उस रात उसके ठीक होने पर शादी का वो वादा 700 दर्दनाक दिन और रात के बाद वही गोली बन जाएगा जो सीधे मेरे दिल के पार हो जाएगी।
अगली सुबह मेरे माता पिता हमारे छोटे से गांव से मुझसे मिलने आए और अपने हाथों में 2 बड़े बड़े घिसे हुए बुने हुए थैले पकड़े हुए थे। एक हमारे अपने खेतों के ताजे फलों से भरा हुआ था, जबकि दूसरे में हमारे पिछवाड़े की मुर्गियों के अंडे थे। मैं अपने माता पिता को आलीशान सु परिवार की विला में ले गया, ठीक उसी वक्त जब स्वान वान की मां बाहर निकल रही थी। अरे वाह, देखो कौन आया, स्वागत है, प्लीज अंदर आइए। टेबल पर मिसेस सु एक मजाकिया और आधी अधूरी मुस्कान के साथ बोली, शायू पिछले 2 सालों में तुम हमारी छत के नीचे रहते हुए किसी भी वास्तविक पेशेवर कौशल को छोड़ दो तो तुमने हाई एंड वेस्टर्न एटिकेट के हुनर में जरूर महारत हासिल कर ली है। अगर कभी तुम असली नौकरी ढूंढने का फैसला करो तो किसी वेस्टर्न बिस्ट्रो में हेड वेटर का काम तुम पर बिल्कुल फबेगा। मांस काटते वक्त मेरे हाथ एक सेकंड के लिए भी नहीं लड़खड़ाए और मैंने उनकी आवाज में छुपे साफ अपमान को नजरअंदाज कर दिया। आंटी आप मजाक कर रही हैं, मेरी यूनिवर्सिटी की डिग्री असल में आर्किटेक्चरल डिजाइन में है। शियाओ यू, मैं ये सब तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रही हूँ। तुमने ये पिछले 2 साल वान के आसपास मंडराते हुए बिताए हैं, तुम्हारी पेशेवर विशेषज्ञता अब तक बिल्कुल खत्म हो चुकी होगी। आज के इस तेज रफ्तार समाज में इंडस्ट्री से 2 साल बाहर रहना तुम्हें एक बेकार का अवशेष बना देता है। इसके अलावा जैसे ही वान की टांगे ठीक होंगी वो बिना किसी शक के ट्रुप की प्राइमा बैलरीना के रूप में वापसी करेगी। वो कुलीन कलाकारों और निवेशकों के साथ कंधे से कंधा मिलाएगी। अगर तुम अपने दिन रसोई के चूल्हे से जंजीर से बंधे बिताओगे और तुम दोनों के पास बात करने के लिए कुछ नहीं बचेगा तो तुम ऐसी शादी से कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो टिक पाएगी। उस वक्त मिसेस सू की ये चुभती बातें सुनकर मेरी माँ अपनी हद पार कर गई। उन्होंने अपनी चॉपस्टिक्स पटक दी। मिसेस सू शियाओ यू भले ही कोई विश्वस्तरीय जीनियस ना हो, लेकिन उसने पिछले 2 सालों से अपना पूरा दिल और जान वान के लिए झोंक दिया है। डॉक्टर ने कह दिया था कि उसकी टांगे बिल्कुल बेकार हो चुकी हैं, फिर भी वो हर रोज आधी रात को उठकर उसकी मसाज करता है और चाहे बारिश हो या धूप उसे रिहैब के लिए ले जाता है। माँ थोड़ा पानी पी लीजिए। क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? देखभाल करना देखभाल है और प्यार पूरी तरह से अलग मामला है। हमारे सू परिवार ने शियाओ यू के साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं किया है ना। पिछले 2 सालों से उसके रहने और खाने का पूरा खर्च हमने उठाया है और मैंने तो उसे हर महीने 5000 युआन भी ट्रांसफर किए हैं, ठीक उतना ही जितना एक हाई एंड घर में रहने वाली नर्स का खर्च होता है। ये इससे ज्यादा कुछ नहीं, बस एक उचित लेन देन है। तो ऐसा बर्ताव मत करो जैसे सू परिवार पर तुम्हारा एहसान का कोई बड़ा बोझ हो। नर्स शब्द सुनकर मेरे पिता की आंखें सदमे में फैल गईं और उनका चेहरा बढ़ते गुस्से से साफ तौर पर लाल हो गया। तो हमारा शियाओ आपकी नजरों में बस एक मामूली नर्स है। मिसेस सू ने एक बेपरवाह और खारिज करने वाला कंधा झटका दिया। और क्या तुम्हें सच में लगता था कि वो हमारा दामाद है? ठीक उसी वक्त जब तनाव अपने चरम पर पहुंचने वाला था सुआन वान अपनी व्हीलचेयर पर आ पहुंची। माँ ये सब चिल्लाने की आवाज किस बात की है? मुझे तो ऊपर तक ये शोर सुनाई दे रहा था। वान अपनी व्हीलचेयर आगे बढ़ाते हुए बोली और उसकी नजरें ठंडेपन से मेरे माता पिता पर पड़ी और उसकी आंखों में साफ झल्लाहट झलक रही थी। वान तुम आखिरकार नीचे आ गई आओ और देखो ये चीजें शियाओ यू के पेरेंट्स लेकर आए हैं। रुको, तुम्हारे पेरेंट्स उसके लिए फिर से क्या लाए हैं? उसने कोने में रखे 2 बुने हुए थैलों की तरफ इशारा किया। थैले थोड़े से खुले हुए थे जिससे कुछ आलू दिख रहे थे जिन पर अभी भी ताजी मिट्टी लगी हुई थी। सुआन ने घिन से अपनी नाक सिकोड़ ली और बेसाख्ता अपना हाथ हवा में झलते हुए बोली, ओ ये इतनी बदबू क्यों आ रही है? माँ क्या आप वेंटिलेशन सिस्टम चालू करना भूल गई? ये सुनकर मेरी माँ के चेहरे पर जमी मुस्कान पूरी तरह से गायब हो गई। उन्होंने घबराहट में अपने हाथ आपस में रगड़े और हकलाते हुए बोली, वान ये मेरे अपने बगीचे के ऑर्गेनिक आलू हैं, बिल्कुल भी कीटनाशक नहीं इस्तेमाल किया, ये बहुत ही सेहतमंद है। थैंक्स आंटी जी, मुझे वापस मेरे कमरे में ले चलो, मुझे दोपहर की झपकी लेनी है, यहाँ बहुत ज्यादा शोर है, मेरा सिर फट रहा है। ये शब्द बहुत ज्यादा शोर है जैसे 2 नुकीली सुइयां थीं जो सीधे मेरे माता पिता के दिल में चुभ गईं। वो इतनी दूर से यहाँ तक पहुंचने के लिए सफर करके आए थे, फिर भी इससे पहले कि वो गर्म खाना भी खत्म कर पाते उन्हें एक परेशानी समझकर खारिज कर दिया गया। मैं एक पल के लिए खामोशी में जड़वत खड़ा रहा और सुआन को गौर से देखता रहा। उस तूफानी रात 2 साल पहले उसने एक बार मेरा हाथ पकड़कर सिसकते हुए कहा था, प्लीज मुझे छोड़ मत जाना। लेकिन अब वो यादें इतनी धुंधली और फीकी लग रही थी जैसे किसी दूसरी सदी का कोई अवशेष हो। मैंने व्हीलचेयर पर बैठी सुआन को नीचे देखा। मेरी आवाज में एक साफ तनाव था। वान मेरे पेरेंट्स अभी अभी दरवाजे से अंदर आए हैं। उस पल सुआन ने मुझे पूरी बेबसी से घूरा और साफ तौर पर हैरान थी कि उसकी कभी हुक्म मानने वाली परछाई की आज जवाब देने की हिम्मत कैसे हुई। मुझे इस बात का एहसास है, लेकिन मैं सच में बहुत थक गई हूँ। ठीक है, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो या मेरे खैर जो भी हो, क्या मेरी जरूरतें हमेशा पहले नहीं आनी चाहिए? नर्स शब्द लगभग सुआन के होंठों से निकलने ही वाला था, लेकिन उसने आखिरी सेकंड में उसे निकल लिया। मैंने एक लंबी और भारी सांस छोड़ी और अपने माता पिता की तरफ एक दर्द भरी और माफीनामा मुस्कान दिखाई। पापा मम्मी, मैं वान को पहले ऊपर ले जा रहा हूँ, प्लीज आप लोग आराम से खाना खत्म कीजिए, मैं थोड़ी देर में आपको नदी के किनारे सैर कराने ले चलूंगा। बिना एक और शब्द कहे मैं सुआन को वहां से ले गया। ठीक जिस वक्त हम सीढ़ियों की तरफ बढ़े, मैंने पीछे मुड़कर एक नजर डाली और देखा मेरी माँ चुपके से अपनी आस्तीन से आंसू पोंछ रही थी, जबकि मेरे पिता सिर झुकाए चुपचाप बैठे हुए थे और एक ब्रेड का टुकड़ा चबा रहे थे जो कब का ठंडा हो चुका था। कमरे के अंदर सुआन की शिकायतें लगातार जारी थी। तुम्हारे पेरेंट्स ऐसे कपड़े पहनकर कैसे आ सकते हैं? अगर मेरे किसी दोस्त ने उन्हें देख लिया होता तो बहुत शर्मिंदगी होती। और वो भद्दे बुने हुए थैले, वो गंदे हैं, नौकरानी से कहो उन्हें तुरंत बाहर फेंक दे। मनवन मैंने अचानक उसे टोका। अब क्या है? मेरी आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। वो बुना हुआ थैला मेरी माँ ने एक एक धागा जोड़कर अपने हाथ से सिला था और उसके अंदर जो आलू हैं वो मेरे पिता ने खास तौर पर तुम्हारी सेहत के लिए बिना किसी कीटनाशक के उगाए हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे वो नहीं चाहिए, मैं तो बस कह रही हूँ कि वो गंदे हैं, है ना? तुम इतने आक्रामक क्यों हो रहे हो? सच कहूँ तो तुम इतने स्लो बर्न हो कि तुम्हारा गुस्सा भी बिल्कुल बेमतलब का होता है। मैंने एक और शब्द नहीं कहा क्योंकि मुझे एहसास हो गया था कि कुछ कीमती चीज पहले ही टूट चुकी है और आज मेरे माता पिता की उन झुकी हुई सिकुड़ती परछाइयों को देखना वो आखिरी तिनका बन गया जिसने ऊंट की कमर तोड़ दी, वो आखिरी झटका जिसने सब कुछ बदल दिया। मैं वापस नीचे गया और जब मेरे माता पिता ने अपना खाना खत्म कर लिया तो मैं उन्हें नदी के किनारे एक उदास सैर पर ले गया, लेकिन हम तीनों एक भारी खामोशी में डूबे रहे। वक्त ऐसे बीता जैसे पानी हो और रात होने तक मैं अपने माता पिता को विदा करने के बाद हमेशा की तरह सुआन के कमरे में उसकी रूटीन फिजिकल थेरेपी और मसाज की तैयारी करने लगा। कमरे के अंदर मैंने सुआन की पिंडलियों को दबाना शुरू किया जबकि वो बिस्तर पर पसरी हुई बेमन से छोटे छोटे वीडियो स्क्रॉल कर रही थी और बीच बीच में हल्की फुल्की हंसी निकाल रही थी। मैं जुसानली एक्यूपंक्चर पॉइंट तक पहुंचा और काफी ज्यादा जोर से दबाव डाला। क्या तुम्हें यहाँ कोई दर्द महसूस हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, हे भगवान, ये बिल्ली बहुत ही ज्यादा मजेदार है। सुआन ने पूरी बेरुखी से जवाब दिया और उसकी आंखें एक पल के लिए भी चमकती स्क्रीन से नहीं हटी। मैं चुप रहा और अपने हाथ नीचे उसके टखने के पास जी पॉइंट तक ले गया। 2 साल पहले यहाँ की मांसपेशियां पूरी तरह से धंस चुकी थीं और इस हद तक सूख गई थी कि हड्डी के अलावा कुछ नहीं बचा था, लेकिन अब मेरी 2 साल की दर्दनाक देखभाल के बाद इसने आखिरकार अपनी प्राकृतिक गोलाई वापस पा ली थी और उसकी त्वचा फिर से मजबूत और कोमल हो गई थी। तभी अचानक मेरी उंगलियों ने एक हलचल महसूस की, एक बेहद मामूली और सूक्ष्म सी कंपन। ये मांसपेशियों के सिकुड़ने की वो साफ प्रतिक्रिया थी जिसमें कोई शक नहीं था। मेरे हाथ तुरंत जड़ हो गए और मेरा दिल मेरी पसलियों से जोर जोर से टकराने लगा। वान मेरी आवाज कच्ची भावना से कांप रही थी।
क्या तुमने अभी हरकत की? सुहान वान का अंगूठा स्क्रॉल करते करते बीच में ही रुक गया। उसने अपना फोन बंद किया और एक अचंभित भाव से पीछे मुड़ी। क्या मेरा पैर? मैंने उसके बाएं पैर को अपने दोनों हाथों में थाम लिया और मेरी नजरें एक डरावनी तीव्रता से जल रही थी। अपने अंगूठे को हिलाने की कोशिश करो, जितना जोर लगा सकती हो लगाओ। सुहान वान ने मेरे चेहरे को देखा, जो कि पूरी तरह एड्रेनालाइन से गहरा लाल हो रहा था। उसकी आंखों में अचानक एक चिंगारी सी चमकी। वो एक लंबे और सांसें थाम देने वाले पल तक हिचकिचाती रही, इससे पहले कि वो प्रयोग के तौर पर अपनी भौहें सिकोड़ती और ध्यान केंद्रित करती। अगले ही पल एक चमत्कार हुआ, हालांकि ये बेहद मामूली था। वो अंगूठा जो 2 साल से निष्क्रिय पड़ा था, उसने सच में एक धीमी और सोची समझी हरकत की। उस पल मेरी आंखों में गर्मी की एक लहर दौड़ गई। 4 साल की दबी हुई शिकायतें, हड्डियों तक की थकान और बरसों का खामोश सहन आखिरकार इस एक ही दिल की धड़कन में अपना रास्ता ढूंढ निकला। मैंने झटके से अपना सिर उठाया और 4 साल में पहली बार मेरे चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान खिल उठी। तुमने कर दिखाया, तुम्हारी नर्वेज सच में फिर से बढ़ रही है। ये कोई मामूली मेडिकल चमत्कार नहीं था, मेरे लिए एक वादे के पूरा होने की आखिरी उल्टी गिनती थी। जैसे ही मेरी टांगें ठीक होंगी, हम तुरंत शादी कर लेंगे। वो कसम मेरे दिमाग के हर कोने में लगातार गूंज रही थी। हालांकि सुहान वान की प्रतिक्रिया बिल्कुल अप्रत्याशित थी। वहां ना तो खुशी का कोई विस्फोट था, ना ही खुशी की कोई चुभती चीख और ना ही राहत का एक भी आंसू। उसने बस खाली नजरों से खुद को उस एक अंगूठे को देखा जिसने हरकत की थी, और उसका रंग पलक झपकते ही मौत की तरह पीला पड़ गया। फिर उसकी आंखों में जज्बात का एक बेहद उलझा हुआ तूफान घूम गया। वहाँ साफ घबराहट थी, हिचकिचाहट थी और यहाँ तक कि विरोध की एक झलक भी थी। ये हिल गया, अब तो सर्जरी के सफल होने की गारंटी है। डॉक्टर हमेशा कहते थे कि अगर पेरिफेरल नर्वेज रिस्पॉन्ड करती हैं तो सफलता की दर 90% तक पहुंच जाती है। वान, क्या तुम्हें याद है, तुमने मुझसे तब वादा किया था कि जैसे ही तुम चल पाओगी हम उसने अपनी भौहें कसकर सिकोड़ ली और उसकी नजरें बुरी तरह इधर उधर भागने लगी और एक सेकंड के लिए भी मेरी आंखों से नहीं मिल पा रही थी। शायद ये बस कोई ऐंठन थी। ये इतनी जल्दी कैसे ठीक हो सकता है, इसका इतना बड़ा मुद्दा मत बनाओ। अगर बाद में सर्जरी फेल हो गई तो क्या मैं और भी ज्यादा टूट नहीं जाऊंगी? लेकिन बहुत हो चुका, अब और नहीं। सुहान ने झल्लाहट में अपने बालों में उंगलियां फिराई और वापस अपना फोन थाम लिया। मैं थक गई हूँ, मसाज यहीं खत्म करते हैं, मैं बस अकेली रहना चाहती हूँ। मैं धीरे धीरे खड़ा हुआ और बिस्तर पर लेटी सुहान की ठंडी और अलग थलग प्रोफाइल को देखता रहा। खुशी की वो चिंगारी जो अभी अभी हवा में जली थी, वो एक ठंडे अंधेरे ने तुरंत बुझा दी। मैं कोई मूर्ख नहीं हूँ। उस एक पल में सुहान की आंखों में जो भाव था, वो किसी उम्मीद को देखने वाले का भाव नहीं था। वो किसी कर्जदार का भाव था जो अचानक अपने वसूलने वाले को देख रहा हो। एक ऐसा भाव जिसमें दरवाजे पर वसूली करने वाले के आने का डर हो। वो हमारे किए उस वादे से डर रही थी। मैं मुड़ा और उसका कमरा छोड़कर बाहर निकल गया, बस चंद शब्द कहते हुए, ठीक है तो आराम कर लो। जैसे ही मैं दरवाजे पर पहुंचा, मेरी पीठ अभी भी मुड़ी हुई थी। मैंने उससे धीमी फुसफुसाहट में पूछा, वान, अगर सर्जरी सफल हो जाती है तो तुम जश्न मनाने के लिए कहाँ जाना चाहोगे? मेरे पीछे एक भारी खामोशी एक अनंत काल तक छाई रही, जब तक कि आखिरकार वो बुदबुदाई बाद में बात करेंगे। वैसे भी मेरे सारे दोस्त वहाँ जश्न मनाने के लिए होंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम वहाँ हो या नहीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम वहाँ हो या नहीं। ये शब्द सुनकर मैंने कड़वी और रूखी हंसी निकाली। मैं हंसा, लेकिन उस हंसी में उस इंसान का वजन था जिसने आखिरकार अपरिहार्य अंत को स्वीकार कर लिया हो। दरवाजा बंद करके मैं सुहान के कमरे को पीछे छोड़ आया। ठीक जिस वक्त दरवाजा बंद हुआ, मैंने अंदर से एक आवाज सुनी, सुहान के किसी को फोन मिलाने की आवाज। उसकी आवाज तुरंत एक मीठे और चुलबुले अंदाज में बदल गई। हेबे, मुझे लगता है मैं लगभग ठीक हो गई हूँ। समय पंख लगाकर उड़ गया और पलक झपकते ही 3 महीने बीत गए। सुहान की सर्जरी जबरदस्त सफल रही। सुपरिवार के वारिस के फिर से अपने पैरों पर खड़े होने का जश्न मनाने के लिए मिसेस सू ने जांगकिंग का सबसे एलीट प्राइवेट क्लब बुक किया और उस शाम के गाला के लिए सबसे बड़ी खुली छत पर कब्जा कर लिया। मेहमानों का एक लगातार सैलाब सुहान को बधाई देने आ रहा था। इस बीच में एक कोने वाले बूथ में छुपा हुआ था। ओह देखो, अगर ये चू नहीं है, हमारी मशहूर आया। ये चेन शू था, इस एलीट सोशल सर्कल का लीडर। तुम यहाँ क्यों छुपे हो? वान उधर सितारों के बीच किसी देवी की तरह पूजी जा रही है, क्या तुम टोस्ट नहीं करोगे? आखिरकार तुम्हारी लगातार सेवा के बिना वो कभी इतनी जल्दी ठीक नहीं हो पाती। चेंशू ने जानबूझकर सेवा शब्द पर जोर दिया और उसकी आंखों में एक संरक्षण देने वाली और चुलबुली शरारत चमक रही थी। मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं, मेरी नजरें दूर खड़ी सुहान पर टिकी हुई थी। वो इस वक्त एक युवा एलिट निवेश बैंकर के साथ जिंदादिल बातचीत में मशगूल थी और उस आदमी का हाथ उसकी कमर पर हल्के से रखा हुआ था और उसने उसे हटाया भी नहीं। मैंने आखिरकार चेंशू की तरफ रुख किया। मैं शराब नहीं पीता। चेंशू ने एक मजाकिया हंसी निकाली। इतना रहस्यमयी होने का नाटक क्यों कर रहे हो? सच कहूं तो चुयू, मैं असल में तुम्हारी इज्जत करता हूं। 4 लंबे साल गंदगी साफ करते और बेइज्जती सहते हुए अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो कब का भाग गया होता। क्या ये सच में शुद्ध प्यार तुम्हें चला रहा है, या फिर तुम बस सुपरिवार के जूठन के लिए इतने बेताब हो? मैंने चेंशू की आंखों में देखा। मेरी नजरें एक ठहरे हुए तालाब की तरह ठंडी और स्थिर थी। चेंशू, अगर तुम्हें कोई सर्कस का तमाशा देखना है तो स्टेज ठीक उधर है। मेरी इस बेजान निगाहों ने साफ तौर पर उसे हिला दिया और उसकी त्वचा पर बेचैनी की सिहरन दौड़ा दी। जैसे ही वो पलटकर जवाब देने वाला था, तभी अचानक पूरे कमरे में स्पॉटलाइट जल उठी। सबका ध्यान दीजिए। क्या मैं एक पल के लिए आप सबका ध्यान आकर्षित कर सकता हूँ? आज मैं अपनी माँ और अपने लीड सर्जन जीनियस प्रोफेसर ली का बहुत बड़ा आभारी हूँ। अरे वान, डॉक्टरों के अलावा क्या तुम आसानी से किसी और को थैंक्स कहना नहीं भूल रही हो? उस आदमी का क्या जिसने दिन रात तुम्हारे बिस्तर के पास पहरा दिया? चेंशू अचानक खड़ा हो गया और बुरी नीयत से चिल्लाने लगा। पलक झपकते ही कमरे में मौजूद हरेक की नजरें किसी सर्च लाइट की तरह घूमी और परछाइयों को चीरती हुई मुझे उस कोने में ढूंढ निकाला। सुहान जड़ हो गई। उसकी नजरें भीड़ को चीरती हुई सीधे मुझ पर आ टिकी। एक पल के लिए उसकी वो चमकदार मुस्कान पत्थर की मूरत बन गई। मैं उस नजर को बहुत अच्छी तरह पहचानता था। ये नजर बचने और डर की थी। वो शादी के वादे से डर रही थी जो उसके ठीक होने से जुड़ा था। इस बात से डर रही थी कि इस ग्लैमरस हाई सोसाइटी सर्कल में उसे यह मानना पड़ेगा कि उसका मंगेतर एक ऐसा आदमी है जिसकी कोई औकात नहीं है। एक ऐसा आदमी जो किसी परछाई की तरह मामूली और अदृश्य है। स्टेज पर खड़ी सुहान ने एक गहरी और कांपती सांस ली। उसने जबरदस्ती वो चमकदार नकाब फिर से अपने चेहरे पर चढ़ा लिया। बेशक मुझे अपना आभार जताना है। चुयू, यहां ऊपर आओ। मैं खड़ा हुआ और कदम दर कदम स्टेज की तरफ चलने लगा। हर कदम के साथ मैं भीड़ के उस दबाव को महसूस कर सकता था जो मुझ पर आंक रहा था। वो जहरीली फुसफुसाहटें मेरे कानों में मक्खियों के झुंड की तरह भिनभिना रही थी। वो तो बिल्कुल बेचारा सा लग रहा है। मैं स्टेज पर चढ़ा और सुहान के बगल में जा खड़ा हुआ। उसने हाथ बढ़ाकर अपनी बाह मेरी बाह में डाल दी। एक ऐसी हरकत जो दर्शकों को करीबी लग रही थी, लेकिन मैं महसूस कर सकता था कि उसकी मांसपेशियां कितनी सख्ती से अकड़ी हुई थी। आप में से कुछ लोग शायद उसे ना पहचाने।
ये है चुयू। ये वो इंसान है जिसके साथ मैं पली बड़ी हूँ, मेरा छोटा भाई। माइक्रोफोन की ठंडी गूंज में ये दो शब्द और भी तीखे होकर पूरी छत पर बड़ी सफाई से गूंज गए। भीड़ में से चेंशू ने एक तीखी मजाकिया सीटी बजाई और मुझे लगा था कि वो तुम्हारा जीता जागता दूल्हा है। पूरा हॉल एक जोरदार और बेरहम हंसी की लहर में डूब गया। मेरा शरीर एक छोटे से पल के लिए अस्थिर होकर लड़खड़ा गया। मुझे सच में यकीन था कि आज की रात उसकी कसम के पूरा होने की रात होगी, लेकिन ये सब एक मृग तृष्णा थी, टूटी हुई छलनी में पानी डालना। मैं आगे झुका और आखिरी बार हालात का जायजा लिया। क्या तुम्हें उनसे और कुछ नहीं कहना है? अपनी तरफ अभी तमाशा मत बनाओ, सब हमें देख रहे हैं, जरा इज्जत से पेश आओ। ये जो भी है हम घर जाकर बात कर सकते हैं। घर वापस? किस पिंजरे में वापस? उस कमरे में वापस जहां मैं तुम्हारा बस एक हुक्म मानने वाली नर्स हूं। क्या तुम्हें ऐसे वक्त पर मेरा मूड खराब करना ही है? सुहान, आखिरकार मैं समझ गया कि मेरी असल जगह क्या है। लगता है तुम्हारी नजरों में मैं बस एक ऐसा केयरटेकर हूं जिसे कभी भी हटाया जा सकता है। ठीक है, मैं तुम्हें वही दूंगा जो तुम चाहती हो। तुम कर क्या रहे हो? तू अभी बेवजह का ड्रामा मत करो। ये मेरी जिंदगी का सबसे अहम दिन है, तो जहां कोई परेशानी नहीं है वहां ढूंढना बंद करो। परेशानी ढूंढ रहा हूं। ये कितना कमाल है कि तुम्हारे वादे एक पर से भी हल्के हैं। क्या मैं अकेला था जिसने कभी हमें गंभीरता से लिया? अब से हमारे रास्ते अलग अलग हैं। चुयू, तुम क्या बोल रहे हो? चलो बस घर चलकर ये सब बात करते हैं, है ना? अब भी सुहान अपनी अनजान बनने की नकाबपोशी करती रही। उसके पाखंड से घृणा करते हुए मैं मुड़ा और स्टेज से उतरकर उस घिनौने जश्न के अड्डे को पीछे छोड़ता चला गया। सुहान मेरी पीठ को दूर जाते देख रही थी और उसका चेहरा गुस्से से तमतमा गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसकी हमेशा हुक्म मानने वाली परछाई उसे इस तरह कोने में धकेल देगी या कभी उससे इस तरह की बगावत करने की हिम्मत करेगी। माहौल को बिगड़ता देख चेंशू ने भीड़ के लिए हालात संभालने की कोशिश की। ओ भाई, चुयू ने अभी मुझे बताया कि उसे बहुत बड़ी इमरजेंसी आ गई है। वो बस भागने से पहले अपना चेहरा दिखाना चाहता था। मुझे नहीं पता था कि उसे इतनी जल्दी है। इसकी चिंता मत करो, आप लोग पार्टी का मजा लीजिए। मैं चलता रहा जब तक नदी तक नहीं पहुंच गया। मुझे हड्डियों तक की थकान महसूस हो रही थी और साथ ही वहां एक खालीपन था जहां कभी हजारों पाउंड का बोझ हुआ करता था। आखिरकार ये खत्म हुआ। ये 4 साल लंबा विचार की भरा तमाशा आखिरकार अपने अंजाम तक पहुंच गया है। ठीक तभी मेरा फोन मेरे हाथ में बज उठा। ये सुहान की पत्थर दिल माँ का मैसेज था। शियाओ, ये पार्टी आज रात काफी देर तक चलेगी, तुम पहले घर वापस आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैंने चमकती स्क्रीन को देखा और मेरे होठों पर एक तीखी और मजाकिया मुस्कान आ गई। बिल्कुल सही, मुझे भी खुद बहुत कुछ कहना है। रात के अंधेरे में मैं सुपरिवार के विला में वापस आ गया। बाहर बारिश फिर से खिड़कियों से टकराने लगी थी। मैं लिविंग रूम के सोफे पर अकेला बैठा था और अपनी पूरी जिंदगी पहले ही अपने सामान में समेट चुका था। एक अकेला फटा हुआ 20 इंच का काला सूटकेस, वही जो मैंने तब खरीदा था जब यूनिवर्सिटी शुरू की थी। 6 साल के लगातार इस्तेमाल के बाद इसके पहिए जाम हो चुके थे और मुश्किल से चलते थे। अंदर बस कपड़ों के कुछ जोड़े और मेरा पुराना और घिसा हुआ लैपटॉप था। इन चीजों के अलावा मैंने इस खोखली आलीशान हवेली से बिल्कुल कुछ नहीं लिया। फिंगरप्रिंट लॉक की आवाज हॉल में गूंजी। मिसेस सू अंदर चली और पूरी तरह से बेहोश सुहान को सहारा देकर लाई। सुहान एक आदमी की डिजाइनर जैकेट में लिपटी हुई थी और उसकी हालत देखकर लग रहा था कि जाओ और कुछ हैंगओवर सूप बनाओ। मिसेस सू ने उसे नौकरानी वांगमा के हवाले कर दिया। सुहान की आंखें धुंधली और बेफोकस थी। लिविंग रूम से गुजरते हुए लड़खड़ाती हुई उसने मुझे वहां बैठे देख लिया। तुम अभी तक जाग क्यों रहे हो? जाओ मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ। पुरानी आदतें मुश्किल से जाती हैं। अपने नशे के धुंध में भी उसने सहज रूप से मुझे एक नौकर की तरह हुक्म दे दिया। मैं सोफे पर हिले बिना बैठा रहा और उसकी तरफ देखा तक नहीं। मेरी इस पूरी तरह से अनदेखी को देखकर सुहान अपनी जगह पर ठिठक गई। पहली बार मेरी इस साफ बगावत को समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शराब की वजह से उसका दिमाग सुन था तो उसने इसे ज्यादा तवज्जो नहीं दी। उसने वांग माँ को उसे ऊपर ले जाने दिया। अब लिविंग रूम में सिर्फ मिसेस सू और मैं रह गए थे। मिसेस सू मेरी तरफ बढ़ी और मेरे ठीक सामने वाली सीट पर बैठ गई। उनकी नजरें मेरे काले सूटकेस पर पड़ी। उनके चेहरे पर हैरानी की एक झलक दिखी, लेकिन वो जल्दी ही अपने सामान्य अहंकार में बदल गई। पैक कर लिया शियाओ युवान माना कि आज रात हद से गुजर गई थी, लेकिन इसे दिल पर मत लो। तुम जानते हो कि जवान लोग अपनी सोशल स्टेटस को लेकर कैसे होते हैं। फिर भी चूंकि चीजें इस मुकाम तक पहुंची गई हैं तो मैं तुम्हें अजनबी नहीं समझूंगी। तो ये कार्ड ले लो, इसका पिन वान का बर्थडे है। मिसेस सू का लहजा वही संरक्षण देने वाला और ऊंचा दिखाने वाला था। मैंने कार्ड को देखा। इसकी काली और सुनहरी सतह क्रिस्टल झूमर की रोशनी में एक लुभावनी चमक बिखेर रही थी। तुम जानती हो कि वान का रुतबा अब पहले से अलग है।